मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम बिहार विशेष का छठा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले हमने 5 लेक्चर पहले ही देख लिया है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। ठीक है, आज हम छठे लेक्चर में भी हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यू और प्रत्येक एमसीक्यू के पीछे 2-3 एक्स्ट्रा जानकारी जो हमें एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कुछ भी नुकसान नहीं होता है, ऊपर से हमें मोटिवेशन मिलता है कार्य करने के लिए। ठीक है, कि टॉपिक्स अच्छे अच्छे लेके आए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मूलाध्यायामक कारिका के लेखक कौन थे? बताइए, क्या नाम है? मूलाध्यायामक कारिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास नागार्जुन, निग्रोधा, कुमार विजय, शांतिदेव। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, मूलाध्यायामक कारिका के लेखक नागार्जुन थे। अब ये है क्या? ठीक है, ये किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूलाध्यायामक कारिका किससे संबंधित है? महायान, बौद्ध धर्म का जो महायान है, ठीक है, उससे प्रेरित है। ठीक है, किससे? महायान से। ठीक है, अब इसके लिए माध्यमिक विद्यालय का जो मूलभूत पाठ है, ठीक है, वो किस में बताया जाता है? महायान बौद्ध दर्शन में। ठीक है, अब इसमें बात क्या की जाती है, जो माध्यमिका का क्या अर्थ है? जो मध्यमिका है, मध्यमिका, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? ये चीज़ अगर आपको पता होता है तो अच्छी बात है। इसका अर्थ होता है मध्य मार्ग। ठीक है, क्या करते हैं लोग? कंटिन्यूम अप्रोच फॉलो करते हैं, मध्य मार्ग पे चलते हैं, बुद्धा की पाथ पर चलते हैं। ठीक है, उसका मतलब है मध्यमका। ठीक है, मध्यमका। अब इस पुस्तक को कब लिखा गया था? जो मूलाध्यायमक कारिका है, इसको नागार्जुन ने कब लिखा था? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 150 एडी में। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 150 साल बाद। ठीक है, ईसा मसीह का होता है ना बिफोर क्राइस्ट एरा, एक होता है BCE, और ये क्या है? CE, यानी क्राइस्ट एरा में, यानी कि एमनो डोमिनी। ठीक है, तो ये 150 AD में इसको लिखा गया था। ठीक है, इस पुस्तक के लिए नागार्जुन ने क्या किया था? बुद्ध के 2 दर्शनों का अध्ययन किया था, 2 दर्शनों के विचारों को लिया था। ठीक है, वो कौन कौन से थे बताइए? मैं यहाँ पे उन 2 दर्शनों का नाम लिखता हूँ। एक का था शाश्वतवाद। ठीक है, शाश्वत का मतलब जो हमेशा से हमेशा बना रहे। ठीक है, एक था क्या? शाश्वतवाद। ओके, और दूसरा क्या था? विनाशवाद। ठीक है, विनाशवाद। इन दोनों विचारों से क्या किया था? इन दोनों विचारों का, ठीक है, जो भी इनको, इन दोनों विचारों से, दोनों सिद्धांतों से, ठीक है, जो भी इनको वहाँ से होता है ना प्रिसाइज करके जो नॉलेज निकला, उसका संकलन किया इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करें शाश्वतवाद और विनाशवाद का, तो यह विश्वास है कि जो आत्मा है ना हमेशा के लिए मौजूद है, ये है शाश्वतवाद। विनाशवाद का क्या है सिद्धांत? विनाशवाद में बोला जाता है कि अगर, ठीक है, कि जो भौतिकवाद है और शून्यवाद के जो बीच में, ठीक है, वो क्या होता है? आत्मा का विनाश होता है। ठीक है, अगर हम बात करें विनाशवाद में, तो भौतिकवाद और शून्यवाद के बीच में आत्मा का क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, और शाश्वतवाद में कभी भी विनाश नहीं होता। ठीक है, आत्मा हमेशा के लिए मौजूद है। ठीक है, ये दोनों सिद्धांतों से प्रेरित होकर मूलाध्यायमक कारिका का लेखन किया था किसने? नागार्जुन ने। कब? 150 AD में। ठीक है, इन दोनों विचारों से प्रभावित होकर और इस विचार को लिया था। ठीक है, और उसका विस्तार करके इस दर्शन का उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, जिसे मध्यमक नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पेड़ के नीचे महावीर ने केवला ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त की? ऑप्शन आपके सामने है, बोधि वृक्ष, साल के पेड़, पीपल के पेड़, अशोक के पेड़। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साल के पेड़ के नीचे महावीर ने केवला ज्ञान, है ना, कैवल्य की प्राप्ति करी थी, या केवला ज्ञान की प्राप्ति या सर्वज्ञता प्राप्त की थी। ठीक है, बोधि वृक्ष किन से संबंधित है? भगवान बुद्ध से। ठीक है, वो तो खुद को भगवान नहीं बोलते, लेकिन हम उनके सम्मान में उनको भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो
साल के पेड़ के नीचे महावीर जी ने अपना केवला ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। जो क्या थे, जैसे अगर हम बात करें ये किससे संबंधित थे, महावीर जैन, ठीक है। तो ये जैन धर्म से संबंधित थे, आपको पता ही है, ठीक है, जैन से। और जैन में ना जिनको कैवल्य या फिर सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है उनको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है। होल्ड अ मिनट, उनको क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है। तो ये भी महावीर जी को जीन की उपाधि भी मिली थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है केवला ज्ञान है या फिर कैवल्य है, कैवल्य ज्ञान, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी अगर हम अर्थ की बात करें तो पूर्ण समझ या सर्वोच्च ज्ञान होता है। क्या होता है, पूर्ण समझ या सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। तो अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम वर्क करते हैं, जैन जो महावीर जैन थे उनको क्या जीन की उपाधि मिली थी, ठीक है। कौन सा पेड़ था, साल का पेड़ था। और केवल ज्ञान का मतलब क्या है, पूर्ण समझ है। अगर ये चीज़ें पता होती हैं तो ठीक है। और उन्होंने ये मतलब ये घटना कब हुआ था, ईसा पूर्व की बात है, जब ईसा मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो उसके पहले की बात है, 557 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब, 557, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। क्राइस्ट एरा स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले, ठीक है। 557 ईसा पूर्व बैसाख के महीने के दौरान उगते चंद्रमा के 10वें दिन की बात है, ठीक है। बैसाख महीना, महीना कौन सा था, बैसाख, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से हर एक पॉइंट से बनता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बैसाख महीना था, उगते चंद्रमा के कवें दिन 10वें दिन इनको केवला ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अंततः पूर्ण धारणा, पूर्ण ज्ञान, उत्तम आचरण, असीमित ऊर्जा, है ना, इन सब का अबाधित, यानी कि होता है ना अबाधित बोले तो अनलिमिटेड, ठीक है, उसका आनंद इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती हैं, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ऑप्शन है 1998, 2000, 1990, 2005। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1998 में किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी। अब इसमें है क्या, यह योजना किसानों को लचीले और लागत प्रभावी तरीके से फसल ऋण प्रदान करता है। लचीले और लागत प्रभावी, जैसे कास्ट इफेक्टिव तरीका होता है ना। अब कास्ट इफेक्टिव तरीका क्या है, जैसे आप कोई चीज़ जैसे किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो कास्ट इफेक्टिव नहीं हुआ ना। अगर आपके जैसे जो दाम दिया, ठीक है, और दाम के हिसाब से वो मतलब अच्छी वस्तु है, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो फिर वो अच्छे से प्राप्त हुआ आपको, ठीक है, उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ या फिर वहाँ पे आपका नुकसान नहीं बन रहा है, ठीक है, ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कास्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लागत प्रभावी तरीके से फसल ऋण प्रदान करना है, ठीक है। जब ये किसान क्रेडिट कार्ड किनके किनके द्वारा जारी की जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जैसे होती है ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये भी जारी कर सकती हैं, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये भी जारी कर सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, राज्य सहकारी क्या बैंक। उसके बाद इसमें सेंटर कोऑपरेटिव बैंक भी जारी कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है। और प्राथमिक जो क्या होती हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती हैं, वो भी इनको जारी करती हैं, ठीक है। तो केसीसी योजना के तहत लाभार्थियों के लिए जो उधार सीमा है और जो इसकी वैलिडिटी है ना, उसको मतलब अवधि के हिसाब से इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन जारी कर सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ पासबुक भी जारी की गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी की गई है इस योजना के तहत। कब की गई थी, 1998 में इसको लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार में पशु संरक्षण अधिनियम का संरक्षण और सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। 1966, 1955, 1970, 1962। इसका सही जवाब है 1955 में। बिहार में पशु संरक्षण अधिनियम का संरक्षण और सुधार कब पारित हुआ था पशुओं से रिलेटेड? 1955 में। तो बिहार में पशु संरक्षण अधिनियम का संरक्षण और सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन बने तो 1955। ठीक है, चलिए। यह अधिनियम क्या करता है? जैसे मान लीजिए जानवरों के साथ अगर अत्याचार किया जाता है, ठीक है, उनको मारा पीटा काटा ऐसे जाता जाए, मतलब होता है ना कि रोड पे रहते हैं लोग, कोई मार देता है ना। उसके बाद कोई कुत्ता बैठा हुआ उसको कुछ चला के मार दिया, ठीक है। और कोई मतलब बीमारी फैल रही है तो उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो इन सब जैसे क्रूरता हुआ उन जानवरों के प्रति। उसके बाद क्या है, अगर कोई कोई बीमार है जानवर, ठीक है, या फिर कोई बीमारी फैल रही है, या फिर गौ हत्या है ना, इन सब की रोकथाम के लिए ये लाया गया था। ठीक है, कब? 1955 में। ठीक है, इसमें मवेशियों और भैंसों के संरक्षण के लिए भी मतलब प्रावधान था। जो मवेशी होते हैं ना उनके, और जो भैंस मतलब ठीक है, भैंसें तो पाली जाती हैं, ठीक है, सभी के लिए क्या था इसमें प्रोविज़न था, प्रावधान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है? बताइए। सारण, गया, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा। इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वनावरण है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए वनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए राज्य के किस भाग में है, अगर पश्चिमी मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, और ये इसका वेस्ट है, इसका ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो बिहार की किस साइड में है ये पश्चिमी चंपारण? तो दक्षिणी भाग में है, यानी कि किधर? मैंने तो हाँ ठीक है, इस साइड में है। ठीक है, अगर बिहार का दक्षिणी हिस्सा इधर है तो दक्षिणी भाग में क्या है बिहार का? स्थित है भाई। तो ठीक है, इसमें और क्या ही पूछा जा सकता है। देखिए वनावरण तो हमने देख लिया सबसे अधिक, है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? पटना, गया, नालंदा, सिवान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिवान। ठीक है, तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये बिहार है, ठीक है, और ये हमारी बह रही है गंगा, ठीक है, ये हमारी गंगा बह रही है। ठीक है, अब इसमें जो लोकेशन है किसका? पटना, गया का, नालंदा का, सिवान का कहाँ पे है, इसकी स्थितियाँ कहाँ पे हैं? तो बताइए। अगर बिहार को दो असमान भागों में बांटने का कार्य करता है तो वो है सिवान। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि बिहार को दो असमान भागों में बांटने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सिवान। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसमें हम बांटें कौन किधर है, ठीक है, जो मतलब प्रमुख सिटियां हैं, ठीक है, जो प्रमुख शहरें हैं, अगर उनको बांटा जाए, ठीक है, तो दक्षिण में पटना है, गया है, नालंदा है। यहाँ पे अगर ये क्या है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो साउथ साइड में कौन कौन है इम्पॉर्टेंट? पटना, गया, और आपका क्या है, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी पता है ना, तो नालंदा ये किधर है? साउथ में है। अगर हम नॉर्थ में बात करें तो सिवान, खगड़िया, बेगूसराय। सिवान, खगड़िया, बेगूसराय। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? पटना, गया और नालंदा, और ये क्या है? बेगूसराय, खगड़िया और सिवान, और ये है हमारी गंगा नदी। ठीक है, और ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी नगर पालिका का काम करती है? बताइए। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए
कौन सी नगर पालिका का काम करती है बताइए? ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नगर परिषद। ठीक है, तो नगर पालिका का कार्य छोटे शहरों के लिए कौन करता है? नगर परिषद। देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, कि क्या होगा, एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट भी होगा, कहाँ पे? लोकल लेवल पे, शहरों में भी। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? 243 क्यू से। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड किया गया था और इसको संवैधानिक एक बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, किसको? जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट होता है ना, तो वो क्या होगा? एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट होगा। तो इसकी उपाधि अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत इंक्लूड करके एक संवैधानिकता का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाइयाँ, जैसे नगर परिषद है ना, इसका गठन कौन करेगा? वहाँ की विधानसभा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया और इस प्रकार की स्थापना से संबंधित जो बॉडी है वो है विधानसभा। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, वो भी उसी राज्य का। ठीक है, और यहाँ पे जो है नगर परिषद, नगर परिषद में डिफाइन है कि, ठीक है, अगर 1 लाख, ठीक है, या इससे कुछ अधिक, ठीक है, 1 लाख या इससे थोड़ा बहुत अधिक जनसंख्या है, ठीक है, तो उनको कौन डील करेगा? नगर परिषद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपके आने वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो होते हैं ना, परिषद में जो परामर्शदाता होते हैं, कुछ और भी, जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत जिनको रखा जाता है नगर परिषद में, ठीक है, तो उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे चुने जाते हैं परिषद में जो परामर्श के रूप में भी होते हैं। ठीक है, वो परामर्श केवल देने के लिए होते हैं। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो कौन करता है? परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वही क्या करता है? इसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब परिषद का अध्यक्ष कौन होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बिहार की बरौनी तेल रिफाइनरी के निर्माण में किन देशों ने मदद की? बिहार के बरौनी तेल रिफाइनरी के निर्माण में किन देशों ने मदद की? यहाँ पे देखिए देश की बात हो रही है। ठीक है, यूके और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और रोमानिया। इसका सही जवाब क्या है? रूस और रोमानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बिहार में जो बरौनी तेल रिफाइनरी है उसके निर्माण में रूस और रोमानिया ने हेल्प करी थी। ठीक है, अब इसमें बरौनी जो ऑयल रिफाइनरी है ना, ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय में। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो बरौनी तेल रिफाइनरी है ना, ये एक किसी व्यक्ति का क्या था? ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कभी कभी। तो ये था डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह का, जो क्या थे? वास्तुकार थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर कृष्णा सिन्हा। ठीक है, वो क्या थे? वास्तुकार थे। और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये बरौनी तेल रिफाइनरी। ठीक है, अब इसमें ये कब स्टार्ट हुआ था बताइए? इसको 1964 में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष की शोधन क्षमता के साथ चालू किया गया था। कब? 1964 में। ठीक है, इसकी क्षमता कब थी? 1 मिलियन टन प्रति वर्ष। 1 मिलियन टन पर ईयर इसकी क्षमता थी। ठीक है, जब इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगर इसकी वर्तमान कैपेसिटी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 6.100 मिलियन, ठीक है, टन प्रति एनम हो गया। पहले 1 मिलियन था, अभी 6 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछता है इनिशियल कॉस्ट कितना आया था, तो 49.40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था इसके स्टार्टअप में, यानी कि लगभग 50 करोड़, 49.40 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बरौनी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री बिहार की पहली ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र बरौनी तेल रिफाइनरी कारखानों से पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है? बताइए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई उच्च क्षेत्र, पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, नहरकटिया तेल क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नहरकाटिया तेल क्षेत्र।
ठीक है। इसको बरौनी के तेल रिफाइनरी कारखानों से पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? असम में। नहरकटिया ऑयल फील्ड कहाँ पे स्थित है? असम में, ठीक है, असम। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि यह स्वतंत्र भारत का कौन सा तेल क्षेत्र है, तो ये है पहला, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र नहरकटिया ऑयल फील्ड जो असम में स्थित है, ठीक है। वर्ष 2008 में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रमुख ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जो तरुण गोगोई थे, उन्होंने क्या किया था? ऑयल हेरिटेज वेल इसको घोषित किया था, ठीक है। ऑयल हेरिटेज वेल, क्या? ऑयल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इन्होंने 2008 में, ठीक है, 2008 में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रमुख, ठीक है, क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर, ठीक है, इसके स्वर्ण जयंती के अवसर पर 2008 में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो चीफ थे, ऑयल एक्सप्लोरेशन चीफ यानी कि प्रमुख, उस समय कौन थे बताइए? मुख्यमंत्री तरुण गोगोई द्वारा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तरुण गोगोई, ठीक है। तरुण गोगोई द्वारा क्या किया गया था? इसे ऑयल हेरिटेज वेल की मतलब उपाधि दी गई थी, ऑयल हेरिटेज वेल, ठीक है, तरुण गोगोई द्वारा 2008 में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। किसको? नहरकटिया ऑयल फील्ड, ठीक है, जो कहाँ पे है? असम में। अगर एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ पे स्थित है, तो जो बूढ़ी गंगा है, ठीक है, सॉरी बूढ़ी दिहिंग है, बूढ़ी गंगा नहीं है, बूढ़ी दिहिंग, एक दिहिंग थी और एक बूढ़ी दिहिंग रिवर है, ठीक है, बूढ़ी दिहिंग, ठीक है, उसके नदी तट पर ये स्थित है, ठीक है। नहरकटिया ऑयल फील्ड जो असम में है, ठीक है, वो कहाँ पे है? बूढ़ी दिहिंग नदी के तट पर, बूढ़ी दिहिंग रिवर बैंक पर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और असम देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, पूरे भारत की बात की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1933 के गया षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? उमानाथ शर्मा, सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय, फणींद्र नाथ घोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फणींद्र नाथ घोष, ठीक है। तो ये इससे संबंधित नहीं थे, किससे? जो 1933 का गया षड्यंत्र था उसमें फणींद्र नाथ घोष नहीं थे। कब हुआ था? 1933 में, ठीक है। सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय और उमानाथ शर्मा ये इस षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। 1933 में पुलिस को मतलब गया में कई जगहों से क्या मिला था? बम बनाने की जो सामग्री मिली थी, और इसलिए ये फेमस है। क्या? 1933 का गया षड्यंत्र। तो उमानाथ शर्मा, सहदेव सिंह, ब्रजभूषण इसके क्या थे? पार्टिसिपेटरी थे, ठीक है। चलिए, इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन आपको पसंद आता तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। राधे राधे।